हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंटायरली कवर करी थी हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी। समझा था एक एक छोटी छोटी बात को कि क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें सारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके आपको पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन समझा दिया था। आज बेटा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट वीडियो होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। ये लास्ट टॉपिक हमारा एक बचा है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है और बाकी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। 3 नंबर का सवाल यहां पर जरूर बनता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, थ्योरी भी समझने वाले हैं और इस टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त भी करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से अपनी पेटी बांध लो कुर्सी की और बैठ जाओ और ध्यान से सुनेंगे मेरी कहानी। मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत सिंपल वे में समझाने की। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी डिटेल्स इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे जो इसमें चीजें हैं ना, वो अननेसेसरी बच्चे पढ़ते रहते हैं इधर उधर के टॉपिक। मैं अपना जितना पढ़ाऊंगा आपको ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही रेलेवेंट रहेगा। फालतू चीजें मैंने सब एलिमिनेट कर दी हैं और काम की बातें मैंने इस पूरी की पूरी वीडियो में प्लान करी है। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं गाइस और खत्म करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को। बेटा हम लोग अपनी जर्नी पर बात कर लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ना है, उससे पहले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जर्नी पर बात कर लेते हैं। आई होप जो बच्चा यहां तक आया है उसने अभी तक पॉपुलेशन, सैंपल वो सब समझ लिया होगा, क्या होता है, कैसे होता है, स्टैटिस्टिक पैरामीटर कैसे कैसे होता है, क्यों पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सैंपल लेना क्या होता है, वो सब बातें आप पढ़ के आए हो, समझ के आए हो, राइट। उसी के आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर। तो सबसे पहले समझते हैं ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब एक बड़ी पॉपुलेशन ऑफ डेटा होती है और हमारे पास उस पूरे के पूरे डेटा का एक्सेस नहीं होता, तो उसमें से हम एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। और उस कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं कि यार जो ये कैलकुलेशन है ना, वो मेरी पूरी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं डिफाइन करेगी या उसके करीब होगी। तो हम लोग इन्फरेंस निकालते हैं या फिर हम आप कह सकते हो रफ गेस करते हैं। ठीक है, यहां तक सब बच्चे मेरे साथ में हैं। तो उसी प्रोसीजर में बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या पर्पस है। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले इसमें एक हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब एजम्पशन। मैंने बोला ना कि हम लोग इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। एक्यूरेटनेस मुझे नहीं पता, मैं सबसे पहले गेस कर रहा हूं सैंपल के डेटा से, सैंपल से जो मैंने कैलकुलेट करा, फिर मैं प्रयास कर रहा हूं और करीब आने का कि ये पॉपुलेशन से कितना सही है, कितना करीब है। तो मेरा पर्पस बहुत सिंपल है, मैं इस पूरे चैप्टर में एक ही प्रयास कर रहा हूं, कम डेटा पर कार्य करके ज्यादा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन की एक्यूरेटनेस तक पहुंचना। यहां तक हम लोग साथ होने चाहिए बच्चों। अब दो शब्द हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, पहला है हाइपोथेसिस, दूसरा है टेस्टिंग। तो दोनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटा एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं कि आज मौसम मुझे देखकर लग रहा है कि आज बारिश आएगी, तो दिस इज माई एजम्पशन, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जब हम लोगों ने कोई एजम्पशन करा, दैट इज हाइपोथेसिस। टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बोला कि आज मुझे लग रहा है बारिश आएगी, उस चीज को टेस्ट करना कि बारिश आने की संभावना और मेरे बोलने में कितनी एक जैसी चीज है, यानी कि कितना ये सही हो बोल रहा हूं मैं, कितना गलत बोल रहा हूं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो बस इतना ही है, दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों शब्दों का मतलब। तो अब ध्यान से एक बार सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस इट इज यूजफुल टू मेक सम assumptions अबाउट द पॉपुलेशन। भाई डिसीजन लेने के लिए पॉपुलेशन डेटा तो मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पॉपुलेशन डेटा के लिए मैंने कुछ एजम्पशन कर लिया, और वो एजम्पशन जो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला आज मुझे लग रहा है बारिश आएगी, मेरे पास डेटा नहीं है वेदर फोरकास्ट का, मेरे को लग रहा है बारिश आएगी, तो बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन मेरा ये कहना कि बारिश आएगी, ये एक मेरा हाइपोथेसिस है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इज नोन एज हाइपोथेसिस। सच assumption which may or may not be true are known as hypothesis। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद ये टेंटेटिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि रफ गेस है, ठीक है।
दो तरह के स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं फॉर ईच सिचुएशन, द नल हाइपोथेसिस एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। बोथ ऑफ दिस हाइपोथेसिस कंटेन्स अपोजिट व्यू पॉइंट्स। अब बेटा ये शब्दों का मतलब आपको समझना है। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें, हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले बेटा समझ लिया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। उसके बाद मैंने बोला अगर आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है तो दो तरह से आप लोग बिल्ड कर सकते हो। एक को नाम दिया नल हाइपोथेसिस, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये बेटा दो नाम हैं, आपको नाम याद करने हैं सबसे पहले, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉम्प्लिकेटेड अभी से लगना नहीं चाहिए, बस नाम है सरल। अब डिफिकल्ट नाम भी होते हैं ना, तो बस ये नाम है, ठीक है। इसको एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एच फॉर हाइपोथेसिस, नॉल फॉर नल, नल जीरो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, H1 से या फिर HT से, ठीक है, H1 से करते हैं बेसिकली, ठीक है। अक्सर आपकी बुक्स में H0 और H1 लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो दो तरह की हाइपोथेसिस सेट करते हैं हम। अब इसका मतलब समझो क्या है भाई, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, राइट, तो दो तरह की बातें हो सकती हैं। हम एक हाइपोथेसिस कर सकते हैं बारिश आएगी, एक कर सकते हैं बारिश नहीं आएगी। दो बात कर सकते हैं ना, हम दो तुक्के मार सकते हैं, या बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन सा नल है कौन सा अल्टरनेट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही है। अगर मेरा नल का मतलब है कि बारिश आएगी, नल हाइपोथेसिस का, तो ऑल्टरनेट का मतलब होगा कि बारिश नहीं आएगी। अगर मेरे नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आज हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स खत्म कर देंगे, तो मेरे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होगा आज हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स खत्म नहीं कर पाएंगे। पहले इतना समझो, ठीक है। ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर ये बोल रहा है यस, ये बोलेगा नो, अगर ये बोल रहा है यस तो ये बोलेगा नो। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब सर ये बताएं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में से ये कैसे चूज होगा कि कौन सा कह रहा है बारिश आएगी, कौन सा कह रहा है बारिश नहीं आएगी। तो बेटा उसके लिए मैं एक बार पहले स्लाइड्स पे भी चलता हूं, आपको एक बार थोड़ी सी थ्योरी से मैं रूबरू कराता हूं, फिर मैं अपने देसी अंदाज में प्रयास करूंगा आपको समझाने का कि आपको चीजें रिलेट हो पाए। तो नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। द नल हाइपोथेसिस states that there is no difference between a parameter and a specific value, or that there is no difference between two parameters. बेसिकली नल हाइपोथेसिस ये कहना चाहता है कि जो दो ग्रुप्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम हैं। क्या मतलब हो गया सर इसका, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि मान लीजिए ऊपर मैंने आसमान में देखा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऊपर आसमान में देखा और मौसम मुझे खराब ही दिख रहा है, मौसम खराब ही दिख रहा है बारिश वाला, तो मेरी नल हाइपोथेसिस पता मुझे क्या लगेगी, बारिश आएगी। रिलेट कर रहा है। नल हाइपोथेसिस में ये एक नो रिलेशनशिप का पर्पस है। इट एक्सप्लिसिटली सेज द टू ग्रुप्स वी आर स्टडीइंग आर द सेम, यानी कि मौसम का खराब होना और बारिश का आना, सिमिलैरिटी ऑफ द सिचुएशन, वहां पर नल हाइपोथेसिस मैं डिफाइन करता हूं। चिंता मत करो, थ्योरी से तुम्हें कम समझ आएगा, सवाल दो तीन उठाएंगे, लिख के देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। पहले इतना समझो कि मिलता जुलता अगर मैं बनाना चाह रहा हूं तो मैं उसको नल डिफाइन करूंगा। मेरे जो निजी अरमान हैं या फिर मेरी जो निजी चीज है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं तुक्का मार रहा हूं, जो मैं चांस ले रहा हूं, वो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का हिस्सा बनेगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ स्पेसिफिक वैल्यू, or states that there is difference between two parameters. In other words, it says that the two groups we are studying are different. इस कहानी को सिर्फ समझ लो, कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। जितनी मैं बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझो। ये दोनों आपस में बिल्कुल उल्टे हैं, अगर एक बड़ा है तो एक छोटा है, एक अगर लंबा है तो एक
हाइट में छोटा है, एक मोटा है तो एक पतला है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि आपस में बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं। नल हाइपोथेसिस यूजुअली हम लोग प्रयास करते हैं कि जो आइडियल सिचुएशन है नल हाइपोथेसिस हम उस तरफ लिखें ताकि जो डिफरेंस ना आए पैरामीटर्स में, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा जो निजी चांस या फिर जो प्रोबेबिलिटी हम लोग को लग रही है वो होता है। अच्छा, सिंबल्स में एक बार देखो बेटा, सिंबल्स में देखो, आई नो अभी तक भी आप कंफ्यूज हो नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, मेरे को एक दो सवाल उठाने दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। H0 और H1, अगर H0 इक्वल्स टू है तो H1 मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, या फिर कह लो कि बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक, मैंने यही बोला, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अगर H0 ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो H1 क्या होना चाहिए, लेस देन, देख लो, लेस देन। और अगर H1 मोर देन है तो H0 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, है ना, इसको छोड़ के बचा हुआ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, ए डैश, ए को छोड़ के बचा हुआ, यानी कि यूनियन सेट में से ए माइनस कर दो तो बचा हुआ। ए माइनस बी पढ़ा है आपने, ए माइनस बी का मतलब कि ए में से बी हटा दो बताओ बचा हुआ, तो इसमें भी वही सीन है कि एक जगह जो आ गया उसका बचा हुआ दूसरी जगह, ठीक है मेरा बेटा। आई होप तेरे को यहां तक मेरी बात क्लियर आई, ठीक है, समझ में आई। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है बेटा, जब भी मैं कोई तुक्का मारूंगा या जीवन में कुछ भी प्रयास करूंगा तो या तो हाँ होगा या ना होगा। एक को नाम दे रहा हूं नल, एक को दे रहा हूं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज माय तुक्का और अजम्पशन, या वो तुक्का सही होगा या गलत होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, ये मैंने बोला। अब या तो मैं पढ़ा पाऊंगा या मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पढ़ा पाऊंगा को बोल दिया नल हाइपोथेसिस, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ा पाऊंगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, यानी कि उसका उल्टा। तो एक अगर पढ़ा पाऊंगा तो दूसरा है नहीं पढ़ा पाऊंगा। यहां तक क्लैरिटी, ठीक है। आपस में अपोजिट नेचर के हैं, कैसे लिखनी है इस पर आप ध्यान देंगे बेटा, इस पर आप ध्यान देंगे। सवाल देखो, if we want to examine that on an average college student take less than 5 years to complete their education, the null and alternate hypothesis are। सबसे पहले सवाल को समझे, अगर हमारा मन है एग्जामाइन करने का कि ऑन एन एवरेज, एवरेज बेसिस पे कॉलेज स्टूडेंट को लेस देन 5 इयर्स लगते हैं टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, तो नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होंगे बेटा। आप इसको ध्यान से समझो कि कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो समझो। तो मैं पता इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा H0 विच इज माई नल हाइपोथेसिस कॉलन म्यू, बोल रहा है इफ वी वांट टू एग्जामाइन दैट ऑन एन एवरेज, ये मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है ना, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वो अक्सर मैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का हिस्सा बनाता हूं। बेटा आपको एक बात और बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करने का ना और भी टिपिकल वे है, मैं इसको और ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपको उलझा के समझाने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि जो मेरा अप्लाइड मैथ्स का बच्चा है उसके लिए चैप्टर मात्र 5 नंबर का है या शायद 6 नंबर का है। बहुत टिपिकल दिमाग लगवाने का मेरा इसमें मन नहीं है। मेरा मन है कि आपके सवाल बन जाएं, अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन कोई ना रुके पेपर में, तो मैं उसी थॉट से पढ़ा रहा हूं और उसी थॉट से आप समझते चलो। इतना जितना समझा रहा हूं इसी तरह की चीजें आपको देखने की मिलेगी इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में, वहां पर पेपर में। तो समझो भाई, ये क्या है मेरा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, राइट बेटा। और ये मेरा क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दो होते हैं, एक हाँ तो एक ना। जो मैं अक्सर, बेटा मैं हिंट दे रहा हूं कैसे बना पाओगे और सोच पाओगे, जो अक्सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, या प्रिडिक्ट कर रहे हैं या तुक्का मार रहे हैं, वो मैं ऑल्टरनेट में लिख देता हूं, ठीक है। हिंट दे रहा हूं कैसे लिख सकते हैं। इफ वी वांट टू एग्जामाइन दैट ऑन एन एवरेज कॉलेज स्टूडेंट टेक लेस देन 5 इयर्स टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, लेस देन 5 तो ऑल्टरनेट में लिख ले, लेस देन 5 ऑल्टरनेट में लिख ले। इफ यू वांट टू एग्जामाइन, हम जो चाह रहे हैं, ठीक है, ये सच है नहीं है वो अलग कहानी, हम जो चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो अक्सर हम ऑल्टरनेट में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल रूल, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू डू थिंग्स, ये बात ध्यान रखियो, है ना। नल हाइपोथेसिस H0 इज
म्यू लेस देन 5 फॉर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो हम चाह रहे हैं वो मैंने ऐसे लिखा, और नल क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल उल्टा। तो ये ले, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, सॉरी ये लेस देन 5 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पूछी थी, दिस विल बी माय आंसर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट स्लैश म्यू, म्यू क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एवरेज के बारे में बात कर रहा है, मीन के बारे में बात कर रहा है। दिस विल बी माय नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, क्या मतलब हो गया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि हाँ हम जो चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू एग्जामिन दैट ऑन एन एवरेज कॉलेज स्टूडेंट टेक लेस देन 5 इयर्स, तो भाई हाँ ऑन एन एवरेज लेस देन 5 इयर्स लग रहे हैं। और नल हाइपोथेसिस कहता है नहीं 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 नहीं, 5 साल या उससे ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियसली दो ही चीज हो सकती है ना, या तो जो कह रहे हैं वो वही लगेगा या कुछ और लगेगा। तो इस तरह से बेटा, ठीक है ठीक है। एक और सवाल उठाते हैं, प्रयास करते हैं एक और जगह लिखने का, ताकि तुझे चीजें और बेहतर समझ में आ पाए। चल, सपोज अ cake baked through conventional method has an average lifespan of mu days and it is proposed to test a new process of baking cakes। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद सवाल ही खत्म हो गया। तो बेसिकली इसमें ये बताना है कि नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग क्या लिख सकते हैं। नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, सपोज अ केक बेक्ड थ्रू कन्वेंशनल मेथड हैज अ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ म्यू डेज। भाई कन्वेंशनल मेथड जो है, जो भी है, उसके हिसाब से केक को बेक होने के बाद उसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो म्यू डेज है। ठीक है, एंड इट इज प्रपोज्ड टू टेस्ट अ न्यू प्रोसेस ऑफ बेकिंग केक। मैंने देखो बेटा बोला, जो प्रपोज हो रहा है, जो तू प्रोबेबिलिटी सोच रहा है, जो चांस सोच रहा है, उसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिख रही हो। ठीक है, एज अ ट्रिक नॉट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जो प्रपोज हो रहा है वो तुझे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखने का प्रयास करना है, या फिर तू इसको अदर वे से भी समझ सकता है। मैंने तेरे को पढ़ाया, जो कॉन्सेप्चुअली बात है वो ये है कि नल हाइपोथेसिस में वी ट्राई कि जो डिफरेंस ना आए, अगर हम दो ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं तो सेम हो। ठीक है, वो उस तरफ फेवर करना चाहिए जो एक आइडियल कंडीशन है, या फिर जो सच में करीब हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि केक बेक हो रहा है कन्वेंशनल मेथड से, उसका एवरेज लाइफ स्पैन है म्यू डेज। तो मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा, तो इसका मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस कहेगा कि एवरेज स्पैन, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर इसको म्यू की जगह पी लिख दूं क्या, पी लिख दूं। ठीक है, ये तो एक मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज है ना, क्वांटिटी है, तो पी बराबर म्यू फॉर एच नॉट। एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, व्हाट इज प्रपोज्ड टू टेस्ट अ न्यू प्रोसेस ऑफ बेकिंग केक्स। अगर न्यू प्रोसेस टेस्ट कर रहे हैं तो बेटा, अगर कन्वेंशनल का एवरेज स्पैन म्यू डेज है तो न्यू प्रोसेस से म्यू से कुछ अलग ही होगा। इट मींस p is not equals to mu. This will be my null and alternate hypothesis। अगर नल कह रहा है कि कन्वेंशनल मेथड का एवरेज लाइफ स्पैन म्यू डेज है, तो ऑल्टरनेट ऑफ कोर्स ये कहेगा कि वो नॉट म्यू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल्स टू म्यू और ये ग्रेटर देन म्यू, एक ही बात है दोनों, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना इक्वल्स टू हटा ले, क्योंकि इक्वल्स टू ऊपर आ चुका है, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। भाई बराबर नहीं है तो या कम होगा या ज्यादा होगा, या फिर बराबर नहीं है तो उसके बिल्कुल बराबर नहीं है, वो लिख दिया। ठीक है, जो प्रपोज वाला है वो अल्टरनेट में लिख दिया, तेरा काम चल जाएगा एज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आई नो तू चाह रहा है कि थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली इसमें घुसते हैं, बेटा टिपिकल हो जाएगा तेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिग्निफिकेंस लेवल बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के पता नहीं क्या क्या करा सकता हूँ मैं। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है तेरी पढ़ाई के लिए। जहाँ मुझे लगता है ना ज़रूरत है, मैं वो कूट कूट के तुझे गहराइयों में ले जाता हूँ। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितना बता रहा हूँ ना वो तेरे काम की चीज़ है, तेरे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो तुझे समझ में आया क्या नल हाइपोथेसिस क्या लिखा मैंने, आइडियल कंडीशन, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रपोज्ड वाला, या फिर नल पता चल गया तो नल को छोड़ के बाकी का मेरा ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर गाइस, आई होप आई एम क्लियर। तू समझ पा रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं। दो सवाल और उठा रहा हूं ताकि तुझे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करना क्या है, कैसे लिखते हैं नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी हम तुक्के लिख रहे हैं गाइस, अभी हमने टेस्टिंग नहीं करी, अभी टेस्टिंग सिखाऊंगा। अभी तक हम लोग हाइपोथेसिस लिखना सीख रहे हैं कि मुझे अगर कोई हाइपोथेसिस लिखनी है या मुझे कोई प्रिडिक्शन करना है तो वो दो ही बात हो सकती है ना,
भाई मैं फर्स्ट आऊंगा या मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा, दोनों मेरे अजम्पशन है। उसमें से एक को नाम दे रहा हूं नल, एक को दे रहा हूं ऑल्टरनेट। नल कौन सा होगा और ऑल्टरनेट कौन सा होगा वो लिखना सिखा रहा हूं तुझे, ठीक है। आई होप हम लोग साथ में हैं और तू खोया नहीं है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। चल आजा, अब इसमें देखो बेटा, चूज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट देम H0 H1 इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट पैरामीटर। पहला सवाल बोलता है ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वायरस इज अंडर 25% फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो चांस है, चांस बेटा, चांस प्रपोज्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मैंने तेरे को ट्रिक के लिए क्या बताया कि इसे ऑल्टरनेट बनाइयो। क्या बोलता है, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वायरस इज अंडर 25%। यानी कि एक बात जो वो लिख के दे रहा है कि भाई लेस देन 0.25 होगा, ये तो उसने बोल दिया जो चांस है ना। और चांस का मतलब ये मेरा अक्सर क्या होता है बेटा, H1। अब अगर ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो नल क्या होगा, नल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.25। बोल, समझ में आया क्या, कैसे लिख रहा हूं मैं इसको? बेहतर हम लोग पहले ऑल्टरनेट और पहले नल लिखते हैं हमेशा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P डिफाइन कर दे, अगर मीन होता तो म्यू लिख देता, ये P लिख दे, है ना, क्योंकि ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो P लेस देन 0.25 एंड H1 क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.25। प्रयास कर समझने का बेटा, प्रयास करा, मैंने तेरे को बताया थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है पर तू प्रयास कर, तेरे सवाल बनने चाहिए, बस मेरा मकसद तो ये है इसमें कि तेरे को समझ में आए थोड़ा थोड़ा हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करनी है, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और लिखना है। तो दो ही बात हो सकती है, दोनों बातों को नाम दिया और लिख दिया। अगला सवाल पढ़ो बेटा, fewer than 7% of students ride two-wheeler to reach the school on time। 7% से कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टू व्हीलर पे राइड करके स्कूल पहुंचेंगे ऑन टाइम। ये मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं ऑल्टरनेट बना रहा हूं ऑलवेज। तो मैं क्या कर रहा हूं, H1 क्या हो जाएगा, fewer than 7% of students ride two-wheeler to reach the school on time। क्या हो जाएगा, fewer than 7% यानी कि less than 0.07। और H नोट क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये मैंने लिखा fewer than 7% of students ऐसे होंगे, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मैंने assumption लिया है कि fewer than 7% of students राइड टू व्हीलर टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। 7% से कम बच्चे ऐसे होंगे जो टू व्हीलर से आते हैं और टाइम पर स्कूल पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सच के करीब है? सच तो ये है ना, जो टू व्हीलर पे आते होंगे वो टाइम से ही पहुंच पाते होंगे। तो नल हाइपोथेसिस जो ये कोशिश करता है कि गलती ना हो या फिर मेरा पैरामीटर्स दो ग्रुप्स में डिफरेंस ना आए, जो सत्य है और जो मैं बोल रहा हूं उसमें फर्क ना आए। तो यस, उस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.07 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचोगे तो मोर देन 7% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टू व्हीलर पे आएंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। क्लियर है क्या, समझ में आया? 4-5 सवालों में, ये 2-4 सवालों में कि कैसे लिख रहे हैं। ट्रिक बताइए थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, अगर समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और थोड़ा समझाने का प्रयास भी करा कि नल हाइपोथेसिस का प्रयास हमेशा सही चीज को लिखने में रहता है, ऑल्टरनेट का प्रयास तुक्के पर, प्रोबेबिलिटी पर, चांस पर या नल ना होने पर रहता है। तो कोई सा एक तू निकाल पाए तो दूसरा तू लिख देगा उसका अपोजिट, ठीक है बेटा। आई होप दिस मच एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट। इसके बाद मैं तुझे एडवाइस करूंगा, तेरे पास जो जो मटेरियल भी है ना, इसकी थ्योरी भी जरूर पढ़ लियो किताब से, थ्योरी पढ़ने का प्रयास कर लियो, थोड़ा थोड़ा तेरे को रिलेट होगा। 2-4-5 एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन देखियो, पहले खुद अटेम्प्ट करियो, फिर सॉल्यूशन देखियो और रिलेट करने का प्रयास करियो कि क्या एक विचार बन पा रहा है, जिस विचार से तू सोच रहा है कि आंसर उसी विचार में लिखे हुए हैं। बस इतना चाहिए बेटा इसमें, ठीक है, ठीक है। चलो अगली बात पढ़नी है हमें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके बाद आएगा। हाइपोथेसिस क्या होती है और दो तरह की कैसे लिखते हैं वो सीख लिया।
अब एक कॉन्सेप्ट नया आता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन? बेटा एक बड़ा पॉपुलेशन है, राइट, मैं उसमें से एक सैंपल पिक कर रहा हूं, राइट, बड़े पॉपुलेशन में से एक सैंपल पिक कर रहा हूं मैं, और उसके लिए मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब हर बार सैंपल अलग हो सकता है, मैं एक सैंपल उठाऊं तो कुछ मीन आ सकता है या कोई क्वांटिटी आ सकती है, मैं फिर दूसरा सैंपल उठाऊं तो कुछ मीन आ सकता है या कुछ क्वांटिटी आ सकती है, मैं कुछ तीसरा सैंपल उठाऊं तो कुछ मीन आ सकता है तो या कुछ क्वांटिटी आ सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब ये होता है, ये मेजर करता है कि जो मेरे सैंपल का मीन आया या फिर जो मेरा सैंपल का क्वांटिटी आया, ठीक है, सैंपल का जो मीन आया वो कितना डेविएट कर रहा है पॉपुलेशन के मीन से। यानी कि जो मेरा सैंपल का मीन आया, अगर आप मीन डेविएशन को समझते हैं तो वो भी देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट मेजर्स बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप समझते हैं, या फिर आप डिस्पर्जन टॉपिक आप 11th का थोड़ा बहुत याद कर पाए, जहां पे हमने ये पढ़ने का प्रयास करा था कि कितना फर्क आ रहा है उस क्वांटिटी से। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुन, मुझे पता है तू थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज ना हो गया हो, इसलिए दोबारा सुन। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से एक सैंपल उठाया, मीन कैलकुलेट करा, वापस रख दिया, दूसरा सैंपल उठाया, मीन कैलकुलेट करा, वापस रख दिया। ऐसे ऐसे तू जितने मर्जी सैंपल उठा ले और मीन कैलकुलेट कर ले, वो मीन और एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन, वो दोनों आपस में पास पास हैं, दूर दूर हैं, कितना दूर है कितना पास है, उस कैलकुलेशन को, जो वो डिस्पर्स हो रहा है, जो वो डेविएशन आ रहा है, उस डेविएशन को ही बेसिकली मैं क्या बोल देता हूं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। कायदे में वो बराबर आना चाहिए अगर आइडियल एटमॉस्फेयर हो, जो कभी होगा नहीं, क्योंकि सैंपल अगर पॉपुलेशन के इक्वल दे देगा तो सैंपल बिल्कुल पॉपुलेशन ही हो जाएगा बेटा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सैंपल एरर ऑफ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि जो मेरा सैंपल मीन है वो कितना डेविएट हो रहा है या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन मेजर्स हाउ मच डिस्पर्जन देयर इज लाइकली। अच्छा बाय द वे एक चीज इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, सॉरी, इसमें ये लाइकली, ये संभावना को पढ़ रहे हैं, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है, दिस इज गिविंग अस अ प्रोबेबल कि क्या हो सकता है, कितना डेविएट हुआ होगा, ठीक है, लाइकली पर याद रखना, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं बता रहा है डिस्पर्जन, ये बता रहा है कि जो सैंपल का मैंने मीन लिया, जब पॉपुलेशन में से सैंपल उठाया उसका मीन लिया, वो कितना डेविएट हो सकता है, उसकी संभावना पॉपुलेशन के मीन से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मेजर हाउ मच डिस्पर्जन देयर इज लाइकली टू बी इन अ सैंपल्स मीन कंपेयर टू द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, कितना डिस्पर्जन आ रहा है सैंपल के मीन का कंपेयर टू पॉपुलेशन मीन, दैट इज इट मेजर्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, सैंपल का जो भी आपका मीन आया, अलग अलग सैंपल्स का जो जो मीन आ सकता है, ये जो एरर है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये दर्शाता है कि ये जो मीन वैल्यू आ रही है सैंपल की, इसकी क्या संभावना है, पॉपुलेशन जो आपका मीन है पॉपुलेशन का, उसके ये क्या संभावना है डेविएशन की, कितनी लाइकली, कितना डिस्पर्स्ड होने की संभावना है, कितना दूर होने की संभावना है, कितना पास होने की संभावना है, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, सिग्मा एम बराबर सिग्मा अपॉन रूट एन। यहां पर जो सिग्मा है ये पॉपुलेशन का होता है, यानी कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ सैंपल्स या फिर सैंपल साइज। ठीक है, बेसिकली ओरिजिनल जो आपका सिग्मा है पॉपुलेशन का सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिवाइड करा है रूट ऑफ सैंपल साइज से। ठीक है, अगर 30 एंट्रीज है, मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास में आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऊपर रखा और नीचे रूट ऑफ 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये दर्शा रहा है कि अगर मैं 20 का सैंपल उठाऊं, 5 का सैंपल उठाऊं, तो वो कितना डेविएट करेगा अबाउट द मीन ऑफ द 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद रखियो बेटा अगर निकालने के लिए आए। अगली कहानी सुन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस पे 1 नंबर का सवाल बनता है, ये कैलकुलेट करने के लिए आती है बेटा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऐसे समझ, मान लो आप अपने ट्यूशन जाते हो या स्कूल जाते हो, अगर आप बेटा सबसे पहले जा रहे हो
तो शुरू में जब हम लोग नई क्लास में आते हैं ना स्कूल में, तो हमें रहता है यार पहले दिन टाइम से जाऊंगा, धीरे 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 हम लोग एवरेज टाइम पे पहुंच जाते हैं, पहले दिन टाइम से जाऊंगा। तो आपने रियलाइज करा अगर आप पहला बच्चा हो क्लास में घुसने वाला, सारी सीट्स खाली, जहां मन करे बैठ जाओ। मान लो आप 50 बच्चों की क्लास है और 50 सीटें हैं, आप सबसे पहले हो पहुंचने वाले, तो आपका जहां मन करे बैठ जाओ। दूसरा है जहां मन करे बैठ जा, तीसरा है जहां मन करे बैठ जा। ऐसी कहानी कब तक चल सकती है अगर 50 सीटें और 50 बच्चे हैं? 49 बच्चों तक। 50वें बच्चे के बाद ऑप्शन नहीं है जहां मन करे बैठ जा, बेटा एक ही सीट बची है, जो सीट बची है वहां जाके चुपचाप बैठ जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आपको ये बात समझनी है बेटा कि इसमें बेसिकली ये होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है अगर मेरा कोई सैंपल है तो उसमें कितनी ऐसी एंट्रीज हैं या कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको फ्रीडम है, आजादी है चूज करने की। तो यहां पर अगर 50 एंट्रीज हैं तो इसमें से 49 लोगों के पास आजादी थी अपनी सीट चूज करने की, आखिरी वाले के पास कभी नहीं आजादी थी ये चूज करने की। इसको आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो किसी भी तरह का, कि मान लो कहीं पर कोई सेल लगी हुई है और वहां पे 20 ही चीजें हैं, ठीक है, 20 अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो जो पहला इंसान है उसके पास 20 में से वो कुछ भी उठा सकता है, वो बिक गया तो 19 बचा, उसका दूसरा वाला 19 में से कुछ भी उठा सकता है। जब आखिरी एक बच जाएगी, यानी कि 20-1, ठीक है, 19 के पास तो ऑप्शन था कुछ भी उठा लो जो बचा हुआ है, आखिरी वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कितनी एंट्रीज को आजादी है या फिर कितनी ऐसी एंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट है और वो हमेशा एक को छोड़ के बाकी सब हैं। हमेशा लास्ट में एक बच जाएगा जिसके पास एक ही ऑप्शन होगा, बाकी के पास एटलीस्ट एक ऑप्शन रहने वाला है, सेकंड लास्ट के पास भी 2 ऑप्शन रहने वाले हैं, या ये ले ले या ले ले। ठीक है ना, जैसे क्लास में बताया ना सीट वाला एग्जाम्पल, भाई 50 सीट हैं, 50 बच्चे हैं, तो आखिरी बच्चे को ही वहां बैठना पड़ेगा जो बच गई सीट, बाकी सबके पास ऑप्शन रहेगा। इसलिए मेरा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उस केस में 50 बच्चों के, वो हो जाएगा 50-1 विच इज 49। इसलिए वहीं से ये फॉर्मूला आता है बेटा n-1। अगर सैंपल साइज n है तो n-1 मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसपे अप्रोक्सीमेशन बेस होता है। यू कैन ऑल्सो थिंक इट एज नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर फ्री टू वेरी एज यू एस्टिमेट पैरामीटर्स। तो मेरी कहानी से तू याद रख ले, क्लासरूम वाली कहानी याद रह गई तुझे, तो हमेशा याद रहेगा कि सैंपल साइज में से एक घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि एक के पास आजादी नहीं होती जो आखिरी होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला होता है n-1। इसमें क्या पढ़ना है, ये तो समझ ही गया तू। अच्छा, ये बोलता है हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस मोर पावर टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। भाई हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब बड़ा सैंपल साइज, जितना बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना बड़ा सैंपल साइज, जितना बड़ा सैंपल साइज उतने ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में सही जानकारी, उतना ज्यादा चांस कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कोशिश करता है कि सही चीज ही स्थापित हो, तो गलत नल हाइपोथेसिस को उतना ही चांस है रिजेक्ट करने का। समझ रहा है? वो बात है। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बड़ा सैंपल तो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, पिछली वीडियो में उसी से रिलेट कर लियो। नल हाइपोथेसिस कोशिश करता है कि चेंज ना आए, सही हो, और क्योंकि वो हाइपोथेसिस है तो उसको रिजेक्ट करने की पावर बढ़ जाती है गलत नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस सही चीज, प्रयास, सही हाइपोथेसिस करने का प्रयास। फॉल्स नल हाइपोथेसिस मींस गलत चीज, और गलत चीज को रिजेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है जब सैंपल साइज बड़ा हो। ठीक है बेटा, आगे आ जा, अगली कहानी सुन। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टी टेस्ट। क्या होता है टी टेस्ट? द टी टेस्ट फॉर वन सैंपल। टी टेस्ट बेसिकली बेटा एक टेस्ट है। तो मेरी कहानी सुन। अच्छा तू आ जा, पहले कहानी सुन। मकसद क्या था? मकसद ये था कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक एजम्पशन बनाएंगे, उसमें 2 ऑप्शन होंगे, या वो एजम्पशन होगा या नहीं होगा। एक को नाम दिया नल हाइपोथेसिस, एक को नाम दिया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, एजम्पशन जब तूने लिख लिया, वहां तक का प्रोसेस तू सीख चुका है, एजम्पशन तुझे लिखना आ गया, मैंने भी 4 एजम्पशन लिख के दिखा दी। अब अगला काम है कि जो डेटा मौजूद है सवाल में उसको यूज करके इस चीज पर भी आ पाए कि जो 2 हाइपोथेसिस था उसमें से क्या सही क्या गलत। अगर मैं अपने एग्जांपल पे आऊं, मुझे ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी और मौसम भी खराब है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस बन गई
कि आज बारिश होगी, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गई फॉर एग्जांपल आज बारिश नहीं होगी। ये मेरी अजम्पशन है, और अजम्पशन से दो एंगल निकल के आए, एक होगा एक नहीं होगा। अगला मेरा काम क्या है, टेस्ट करना होगा या नहीं होगा। उस टेस्ट करने के प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं टी टेस्ट। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मैं टी टेस्ट का यूज करूंगा, जिससे मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो नल हाइपोथेसिस एज्यूम करी थी वो सही है या गलत है। ठीक है, समझ आई मेरी बात। द टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन and is used when the population is normally or approximately normally distributed with an unknown variance। अक्सर ये टेस्ट तब यूज होता है जब जो पॉपुलेशन सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसी को नहीं आता तो मेरी वीडियो देख लियो, सेकंड लास्ट इससे पहले, आई थिंक डे 13 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से लिंक हो रही है बातें, ठीक है, पर तुझे बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। बट ध्यान रखियो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही टी टेस्ट लगता है। The inferential statistic calculated in the t-test is called t-ratio or denoted by t। t-test के अंदर एक चीज कैलकुलेट होती है एक फॉर्मूले के बाद जो स्मॉल t से डिनोट होती है, उसको बोल रहा है, उसे t रेशियो बोलते हैं या सिंपली t बोलते हैं। The larger the t ratio, the more likely we will reject the null hypothesis because more evidence in the data that the two groups differ from each other। इसको तुझे याद रखना है, अगर t की वैल्यू लार्ज होगी तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका, अभी समझाता हूं। मतलब पहले एक और लाइन पढ़ ले। टी स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड और नॉट। ठीक है, एक बार प्रोसेस समझ जो मैंने तुझे अभी समझाया। भाई सबसे पहले हाइपोथेसिस लिखो, फाइंड करो क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल गिवन। एक टेबल होती है बेटा और वो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के काम आती है। इसे अभी मैं समझा रहा हूं क्या होती है। कंप्यूट द टेस्ट वैल्यू, जो टी वैल्यू मैंने तेरे को बोली वो निकालो। अगर टी वैल्यू इस टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है या बराबर आ रही है तो तू कह दे कि नल हाइपोथेसिस गलत है। डिसीजन ले ले कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं और समराइज कर दे। मतलब क्या हुआ, अब तू थोड़ा सा मेरी बात सुन। कंक्लूजन, अभी तक की कहानी का कंक्लूजन हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में समझा। हाइपोथेसिस मेरा तुक्का, मेरे प्रिडिक्शन, या तुक्का सही या गलत, टेस्ट करना है। टेस्ट करने का तरीका मेरे सिलेबस में कौन सा है बेटा, टी टेस्ट। इसका नाम है टी टेस्ट, जिससे कि मैं ये टेस्ट करूंगा मेरी नल हाइपोथेसिस सही है या नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं या रिजेक्ट कर सकता हूं। अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो ये अपने आप रिजेक्ट हो गई, ये दोनों आपस में उल्टे हैं तो इस पे बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ नल पे बात कर रहा है। और ये रिजेक्ट हो गई तो ये अपने आप एक्सेप्ट हो गई। समझ रहा है। तो इस टेस्ट के हेल्प से मैं नल हाइपोथेसिस की प्रिडिक्शन कर पाता हूं। ये तब वैलिड होता है जब मेरा पॉपुलेशन जो हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा हो। डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो तब बेसिकली तेरे पास सवाल जो आएंगे ना पेपर में वो एज्यूम करके ही आएंगे कि ये है, तभी तो टी टेस्ट निकाल रहे हैं, तभी तो लगा रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले मैं सेट करता हूं। अब प्रोसेस को समझ, अब पूरा सार समझ ले। सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, मैं लिखता हूं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैं लिखूंगा, उसमें मैं दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं, एक नल हाइपोथेसिस होगी उसमें से, एक ऑल्टरनेटिव होगी। ये मेरा पहला स्टेप। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप, मेरा पर्सनल दूसरा स्टेप, मैं बेटा टी टेस्ट कंडक्ट करूंगा। जब मैं हाइपोथेसिस लिख चुका हूं, अभी मैंने हाइपोथेसिस लिखी है, अब मैं टी टेस्ट कंडक्ट करके ये चेक करना चाहता हूं कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तो मैंने कहा ऑल्टरनेटिव को तो छोड़ दे साइड में, इसे फेंक कोने में, मैं नल पे बात करूंगा। इस टेस्ट की मदद से मैं ये चेक कर सकता हूं कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और अगर ये एक्सेप्ट तो ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट तो ये एक्सेप्ट। तो इसे हटा दिया, अब कहानी बच गई नल और टी टेस्ट की। इस टेस्ट की मदद से मैं चेक कर लूंगा नल को रिजेक्ट करना है या नहीं। टी टेस्ट में एक फॉर्मूला होता है बेटा, टी टेस्ट में एक फॉर्मूला होता है स्मॉल टी का, विच इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। क्या क्या मतलब है बेटा इसका,
एक्स बार क्या है मेरा, सैंपल मीन, सैंपल का मीन, जो मैंने सैंपल लिया है उसका मीन। म्यू क्या है मेरा, प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो तेरे सवाल में तुक्का गिवन होगा या फिर एवरेज गिवन होगा, ठीक है। सिग्मा क्या है बेटा मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। और एन पता क्या है, सैंपल साइज, कितनी यूनिट्स का सैंपल लिया। समझ आया क्या? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुझे रटना है। कहां से आया बहुत लंबा प्रोसेस है समझाने का, उसके लिए तुझे ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, समझा दूंगा। बट यहां इतना काम का है कि ये फॉर्मूला तुझे रटना है। क्या क्या मतलब है, एक्स बार का मतलब सैंपल का मीन, म्यू मतलब जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू गिवन है मीन की, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज सैंपल साइज का अंडर रूट। अच्छा बेटा यहां पर पता क्या होता है, यहाँ पे अक्सर ना टीचर्स कुछ इस तरह से पढ़ाते हैं इसको कि इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं बच्चों, या तो ये हो सकता है, ठीक है जी, कि स्मॉल एस अपॉन रूट एन हो सकता है, या फिर टी हो सकता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन कैपिटल एस अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुझे लगाना पड़ सकता है। अक्सर इस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, किसी किताब में ये लिखा है, किसी किताब में ये लिखा है। तो यहाँ पे पता मैं क्या बोलना चाहूँगा बेटा, तू रिलीजियसली ना इसको फॉलो करने का प्रयास कर। पहली प्रायोरिटी तेरी ये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसकी जो मार्किंग स्कीम है वहां भी इस फॉर्मूले को यूज करा। सीबीएसई का जो सपोर्ट मटेरियल कभी अप्लाइड मैथ्स का बनाया था, एनसीईआरटी तो नहीं बनी, बट जो मटेरियल सीबीएसई ने बनाया वहां उसने ये फॉर्मूला डिफाइन करा। इस फॉर्मूले का कहीं पर भी जिक्र नहीं है सीबीएसई की तरफ से, बट एक बार उसने अपनी मार्किंग स्कीम में इसको भी एक्सेप्ट किया था, इसको भी एक्सेप्ट किया था। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कहानी में, मेरी बात मान। तू ना पहला प्रयास करियो कि तू ये फॉर्मूला यूज करे। मैं कुछ नहीं तुझे बता रहा कि एस अगर पॉपुलेशन का गिवन है तो ये करियो, सैंपल का गिवन है तो ये करियो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि तेरे लिए सवाल बहुत सरल आएंगे। तुझे क्या प्रयास करना है, पहला प्रयास करना है इसका, इस फॉर्मूला को लगाने का। इसके अंदर तेरे को देखना है कि तू इजीली रूट एन को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, कई बार वो ऐसा नंबर दे देगा कि एन की वैल्यू 26 या एन की वैल्यू 37। तुझे पता है अगर एक माइनस हो जाए तो ये 25 हो जाएगा और उसका रूट निकाल लूंगा, या फिर ये अगर 37 है तो इसमें से एक माइनस हो जाए तो ये 36 हो जाएगा, वो उसका रूट 6 आ जाएगा। अगर तेरे को लगता है कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रही है और परफेक्ट स्क्वायर बनने की संभावना है, तो शायद सीबीएसई चाह रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल दे। लेकिन अगर तेरे में शक्ति है और तू इस फॉर्मूला को लगा के आंसर निकाल सकता है तो इसे प्रेफरेंस दियो, ठीक है। ठीक है मेरे बेटा, समझ गया? एंड ऑफ स्टोरी। कंफ्यूज नहीं करना चाहता तो मेरी नजर में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे यूज करने का प्रयास करियो। वापिस आता हूं कहानी पर। अभी तो आपने टी की वैल्यू निकाली बेटा, अभी आपने टी की वैल्यू निकाली। एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टी क्रिटिकल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ये तेरे सवाल में गिवन होगी, गिवन इन क्वेश्चन। वैसे इसे टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकाला जाता है, लेकिन तेरे क्वेश्चन में ये गिवन होगी ऑलरेडी, और ये एक पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर कैलकुलेट होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैलकुलेट होती है और एक और क्वांटिटी पर अल्फा पर डिपेंड करती है। अल्फा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में उलझाना पसंद नहीं करूंगा, बस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ ले। और एक अल्फा एक क्वांटिटी होती है, जेड अल्फा बाय 2 या फिर जेड अल्फा, ये क्वांटिटी होती है। तुझे कंफ्यूज नहीं होना है, तू शॉर्ट में अब मेरे से कंक्लूजन सुन ले, बाकी सब भूल जा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रोसेस सुन ले, फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन सुन ले, तेरे में सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पहला स्टेप, तुझे हाइपोथेसिस लिखनी है। हाइपोथेसिस में तुझे डिफाइन करना आना चाहिए तेरा क्या नल है, क्या ऑल्टरनेट है, जिसके मैंने कई सारे सवाल तुझे करके दिखाए। तुझे और प्रैक्टिस करनी है और इसको लिखना तुझे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुझे क्या करना है, तुझे करनी है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर तुझे लगाना है टी टेस्ट, जो तेरे सिलेबस में है। टी टेस्ट ही सिलेबस में है, इसके बाहर कोई सवाल आएगा नहीं,
टी टेस्ट में टी एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं टी रेशो या सिंपली टी। इसका फॉर्मूला मैंने बताया तुझे, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, ये एक फॉर्मूला होता है। तुझे सब कुछ गिवन होगा, एक्स बार की वैल्यू तुझे क्वेश्चन में मिलेगी, सिग्मा तुझे क्वेश्चन में मिलेगा। हो सकता है सिग्मा की जगह सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस लिख के देते तो तुझे सिग्मा पे आना पड़ेगा। ऐसा सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में किया है, मैं सवाल लेके आया हूं, कराऊंगा। एन तेरा सैंपल साइज है, ये भी तुझे दिख जाएगा सवाल में। म्यू तेरा करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वो भी तुझे दिख जाएगा, जो तू हाइपोथेसिस में लिख रहा है, जो तेरा तुक्का है वो भी तुझे दिख जाएगा सवाल में। टी की वैल्यू तू कैलकुलेट कर लेगा बेटा गुना भाग करके। एक और क्वांटिटी होती है टी क्रिटिकल, ये तेरे को वैल्यू जो है ये गिवन होगी तेरे क्वेश्चन में। ये वैल्यू एक नंबर गिवन होगा, ये क्वांटिटी एक नंबर तू कैलकुलेट कर लेगा। इस क्वांटिटी का मॉड्यूलस अगर मोड ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी क्रिटिकल आ रहा है, इसका मतलब रिजेक्ट कर दे नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब रिजेक्ट कर दे नल हाइपोथेसिस को, या फिर एक्सेप्ट कर ले ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ये तो इस कॉन्सेप्ट से आया और ये है तो ये ऑब्वियस हो गया, एक्सेप्ट कर ले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। समझा क्या बेटा? समझा क्या? बहुत सिंपल फंडा बताया भाई। हाइपोथेसिस खुद लिख, पहले एजम्पशन बना, नल डिफाइन कर, ऑल्टरनेट डिफाइन कर, टेस्टिंग के लिए टी वैल्यू कैलकुलेट कर, जो क्वांटिटी है सब गिवन होगा सवाल में। टी क्रिटिकल तेरे सवाल में गिवन होगा, इसको अगर ये वैल्यू उससे बड़ी या बराबर आ रही है तो जो तूने नल एज्यूम करा था उसे रिजेक्ट कर दे, दूसरे वाली को सत्य मान के प्रिडिक्शन कर दे, छुट्टी। इतना ही करना है इस टेस्टिंग में, ठीक है। और यही हमारा एक आखिरी फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड आपको सवाल आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स भी खत्म। आजा एक सवाल उठा ले क्या? अच्छा देख, पहले ये देख ले, ये टेस्ट पूरा मैं लिख के लाया तेरे लिए। मीन माइनस कंपैरिजन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, इसको छोड़, ये रट ले तू चाहे, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन रूट एन, यही तो मैंने लिख के बताया था बेटा, ठीक है। म्यू नॉट क्या है? टेस्ट वैल्यू, जो तेरे सवाल में तू तुक्का मार रहा है। सैंपल मीन गिवन होगा, सैंपल साइज गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का गिवन होगा, ठीक है। ये तेरे सीबीएसई मटेरियल के हिसाब से है, ठीक है। गलत है सही है, n-1 आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीबीएसई ने ऐसा लिखा है किताब में, तुझे ये आना चाहिए। अगर तुझे लग रहा है रूट एन उसने जान के ऐसा दिया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए -1 करके, तो वो उठा लियो, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रखियो। ये करेगा तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर सैंपल मीन टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। इसमें हम एक रैंडम सैंपल उठाते हैं पॉपुलेशन से और कंपेयर करते हैं और फिर हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। कहानी से कोई मतलब नहीं, तुझे मेरी बात समझ में आई? हाइपोथेसिस टेस्टिंग उठा, नल ऑल्टरनेटिव लिख, टी टेस्ट लगा, टी की वैल्यू निकाल, टी क्रिटिकल गिवन होगा। अगर टी की वैल्यू टी क्रिटिकल से बड़ी या उसके बराबर होगी तो रिजेक्ट कर दे नल हाइपोथेसिस को। एंड ऑफ गेम, एंड ऑफ गेम बेटा, कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा। सवाल उठाते हैं और समझते हैं एक सवाल से क्या होती है इसमें हमारे सॉल्विंग करने का प्रोसेस। बोलता है 10 कार्टन्स हैं, 10 कार्टन्स हैं और वो मैंने लिए, 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ठीक है। 10 कार्टन उठाए मैंने एक रैंडम सैंपल में से फ्रॉम ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। द मीन नेट वेट ऑफ कार्टन इज 11.8 kg। क्या सैंपल मीन मैं लिख सकता हूं? क्या सैंपल मीन मैं लिख सकता हूं 11.8 kg बेटा? क्या 10 कार्टन्स बोले हुए हैं, क्या मैं सैंपल साइज लिख सकता हूं 10? आगे सुन ले, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 0.15 kg, क्या मैं सिग्मा लिख सकता हूं 0.15 kg? ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज तेरे को गिवन है। Does the sample mean differ significantly from the intended weight of 12 kg? Intended weight क्या है तेरा? assumption क्या है? म्यू नॉट क्या है? 12 kg। मैंने तो ये बोला था ना सब सवाल में देगा। और ये जो वैल्यू गिवन है ना बेटा इसकी t 0.05 2262 एट df बराबर 9, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये बेसिकली आपको गिवन है आपका जो होता है ना
ये 2.262 है सबसे पहले तो बेटा, इसे सही कर लियो। ये आपको टी क्रिटिकल गिवन है, जो मैंने तेरे को बोला था टी क्रिटिकल गिवन होगा, तो मैं फिलहाल लिख रहा हूं टी क्रिटिकल भी आपको गिवन है विच इज 2.262। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। भाई सबसे पहले हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लूं, ये तेरे को सब गिवन है बेटा। बोलता है 10 कार्टन लिए एट रैंडम फ्रॉम ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, मीन नेट वेट ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड वेट। डिफर, भाई नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता था? डिफरेंस ना हो, ना हो। तो नल हाइपोथेसिस में क्या डिफाइन कर सकता हूं? नल हाइपोथेसिस में डिफाइन कर सकता हूं कि डिफरेंस ना हो और इंटेंडेड वेट के बराबर ही आए। ठीक है, डिफरेंस ना हो। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? डिफरेंस हो, यानी कि 12 के बराबर ना हो। ठीक है, अब बोलता है डज द सैंपल मींस डिफर सिग्निफिकेंटली, या फिर ये ऑल्टरनेटिवली पूछ रहा है क्या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है क्या, या फिर ये पूछ रहा है क्या नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। ये इसका सवाल है। मैंने कहा ये तो पता नहीं, नल हाइपोथेसिस जरूर बता दूंगा, रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अपना टी निकालूंगा। क्या बताया था बेटा? एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। रटना है, ऑप्शन नहीं है। बराबर एक्स बार की वैल्यू 11.8 क्वेश्चन में गिवन, म्यू नॉट 12 kg क्वेश्चन में गिवन, सिग्मा 0.15 क्वेश्चन में गिवन, अपॉन रूट एन, एन क्या है? 10। अब बेटा यहां पे देख, समझ जा, यहां पे मैं n-1 लेना प्रीफर करूंगा। क्यों करूंगा? 10 का रूट निकालना कठिन है। 10 - 1 9 का रूट सीधा निकल के 3 आ जाएगा। तू प्रयास करियो, या तो वो रूट 10 की वैल्यू दे दे तुझे यहाँ पे, और अगर तू रूट 10 कैलकुलेशन कर सकता है, आंसर सेम रहेगा, रूट 10 के साथ जाइयो। अगर तुझे लगता है टाइम ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर तू -1 कर लियो। ठीक है, तो यहाँ देख लो 11.8 - 12 -0.2 अपॉन 0.15, और ये 3 ऊपर आ गया। राइट बेटा, ये हटा तो ये 10 आ गया, ये हटा तो ये 100 आ गया। ठीक है, 3 5s are 15, इससे ये कैंसिल, 5 4s are 20, तो ये तो 4 के बराबर आ गया। टी की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ गई? -4 के बराबर आ गई। माइनस भी है, मुझे माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मॉड टी की वैल्यू देखनी है, वो है 4। मुझे टी क्रिटिकल की वैल्यू देखनी है, वो क्या है? टी क्रिटिकल 2.262, और वेरीफाई करना हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है? 9। तेरे सैंपल साइज 10 है, 10 - 1 क्या तेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? जी सर 9 होगा। देख उसी की वैल्यू दी हुई है, 9 लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये 10 तेरे कार्टन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखाया था एक माइनस करके। ठीक है जी, अभी तक समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाइपोथेसिस को डिफाइन करा, नल चाहता है कि जो इंटेंडेड है उसके बराबर आए, अल्टरनेट चाहता है नहीं आए। उसके बाद जो गिवन क्वांटिटीज थी वो लिख दी, और उसके बाद जो फॉर्मूला मैंने तेरे को सिखाया वो लिख दिया। टी क्रिटिकल से मैंने बोला था अगर ये बड़ा आएगा तो टी जो यहां पर है ना वो ग्रेटर देन टी क्रिटिकल आ रहा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, यानी कि H0 इज फॉल्स। यानी कि तो यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, देखे ना, दिस इंप्लाइज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, या फिर इसमें क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली? डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली? यस, सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंटेंडेड वेट ऑफ 12 kg इज माई आंसर। क्यों आया समझ गया? अगर ये छोटा आ जाता इससे तो मैं कहता नहीं, जो हमारा सैंपल मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा है और मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। इस तरह का सवाल आएगा, ये टी टेस्ट का सवाल आएगा। समझ आया क्या? प्रयास करा समझने का। एक और सवाल कर ले, एक और सवाल से तुझे समझाने का प्रयास करता हूं, शायद तुझे बेहतर सेट हो जाए। एक आखिरी सवाल उठाते हैं आज का, और इस सवाल की खास बात बेटा पता क्या है?
ये तेरे इसी साल का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है ना उसका सवाल है। यानी कि ये पेपर मतलब सीबीएसई ने भी दिया है कि इस तरह का सवाल तेरे पेपर में पूछा जा सकता है, सैंपल पेपर का है। उठाते हैं, देख फंडा बहुत सिंपल, करना वही है जो तेरे को बताया, चाहे सैंपल पेपर का हो चाहे दुनिया से बाहर का हो, जो तुझे बताया अगर तू वो समझा तो तू कर ले जाएगा। कहानी पढ़, कहानी से डरना नहीं है। Hole punching machine is set to punch a hole 1.8 centimeter in diameter in a strip of sheet metal in a manufacturing process। ठीक है जी, होल पंचिंग मशीन जो है वो सेट है टू पंच अ होल स्ट्रिप ऑफ मेटल, देन क्रीज्ड एंड सेंट टू द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर मेटल रोड इज स्लिप्ड थ्रू द होल। मैं कह रहा हूं मेरे किसी काम का नहीं है लाइन, मैं क्या करूं, क्या होगा स्ट्रिप का, हट, ये तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। It's important that the hole be punched to the specific diameter of 1.84। अच्छा, ये काम की बात है, ये जरूरी है कि जो होल भी पंच्ड हो वो स्पेसिफिकली 1.84 हो। टेस्ट करना है पंचिंग एक्यूरेसी। टेक्नीशियन ने रैंडमली उठाए सैंपल 16 पंच्ड होल के, ओ बेटे एन दे दिया इसने मुझे 16 सैंपल साइज, एंड मेजर द डायमीटर्स। द सैंपल डेटा हैज अ मीन ऑफ 1.85 एक्स बार, सैंपल डेटा का मीन 1.85 एंड वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर बराबर 0.0064। देख कितना तेज है, इसको पता है तुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसने तेरे को वेरिएंस दिया, चलो छोड़ दो। उसके बाद बोलता है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करो टू टेस्ट if the machine is working properly whether the holes are being punched on an average of 1.84 centimeter at an alpha level of 0.05। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बेसिकली t 0.05 की वो बात कर रहा है और इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 है, देख n 16 तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 मैच हो रहा है, यानी ये t क्रिटिकल उसने दिया हुआ है। बोलता है पहले हाइपोथेसिस को सेट करो और फिर चेक करो कि क्या सच है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है टू टेस्ट इफ द मशीन इज वर्किंग प्रॉपर्ली, या फिर प्रॉपर वर्क करने का मतलब होल्स आर बीइंग पंच्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 1.84 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर अगर मैं एच नोट लिखूं विच इज माय नल हाइपोथेसिस, जो हमेशा सपोर्ट करती है हमारी आइडियल सिचुएशन को जो हम चाहते हैं, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि मशीन वर्किंग हो, हम तो यही चाहेंगे ना मशीन वर्किंग हो, या फिर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम ये चाहेंगे कि जो होल कर रहे हैं हम वो 1.84 सेंटीमीटर के डायमीटर के ही हों। तो हम बेसिकली बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, तेरे को समझ आना चाहिए। एक होल पंचिंग मशीन है जिसका जो इंटेंडेड होल करने का डायमीटर है ना वो है 1.84 सेंटीमीटर, यानी कि एक होल पंचिंग मशीन से अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो 1.84 का होल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। मशीन है, कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। मैंने क्या करा, इस चीज को टेस्ट करना चाहा कि भाई ये सही भी बात है कि 1.84 सेंटीमीटर का होल करेगी ये मशीन। तो मैंने क्या करा, मैंने 16 सैंपल उठाए, 16 सुराख कर दिए, और मैंने कहा हर सुराख का जो मैं डायमीटर मेजर करूंगा उसका मैंने मेजर करा और मीन निकाला, वो आया 1.85, वेरिएंस आया 0.0064, टोटल 16 उठाए ये। अब मैं कह रहा हूं इन 16 सैंपल का जो डेटा है उसके हिसाब से हाइपोथेसिस बिठाओ। हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, या मशीन सही चल रही है यानी कि होल जो हो रहे हैं 1.84 के ही हो रहे हैं सेंटीमीटर डायमीटर के, या मशीन खराब है यानी कि जो होल हो रहे हैं वो 1.84 के नहीं हो रहे। नल हाइपोथेसिस कौन सी होगी, जो सही के साथ जाएगी, जो ज्यादा आइडियल सिचुएशन है, जो चाहती है कि डिफरेंस ना आए मेरी सोच में और एक्चुअल में। तो मैंने नल हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया कि जो मेरा एवरेज साइज है होल का वो 1.84 सेंटीमीटर हो, या फिर नल हाइपोथेसिस को मैंने डिफाइन कर दिया मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क करे, मशीन वर्किंग प्रॉपरली। आई होप बेटा तुझे समझ आ रहा है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का सवाल है इसी साल के, वो भी तेरे पेपर में भी आ सकता है ऐसा, और मेरे को लग रहा है आएगा पक्का इसी तरह का सवाल। अभी बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले पे तेरे को 3 नंबर का सवाल मिलेगा तेरे पेपर में इस साल 2026 में, फिर मत कहना, ध्यान से समझ ले। H1 भाई अगर ये या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, यानी कि मशीन वर्क प्रॉपर, नोट दिस, मशीन नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाइपोथेसिस लिखनी थी, सेटअप नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने सेट कर दी। अब करनी है टेस्टिंग। टेस्ट कैसे करूं मैं, टेस्ट के लिए मुझे क्या निकालना होता है, टी वैल्यू। पहले देख ले टी क्रिटिकल क्या गिवन है, टी क्रिटिकल गिवन है 2.131।
मैं टी का कैलकुलेशन करूंगा अपने वाला, चेक करूंगा वो उससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर छोटा आएगा तो एक्सेप्ट कर लूंगा नल हाइपोथेसिस को, बड़ा या बराबर आएगा तो रिजेक्ट कर दूंगा। यानी कि अगर बड़ा या बराबर आएगा तो मैं कहूंगा कि मशीन वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, छोटा आएगा तो कहूंगा मशीन वर्क कर रही है प्रॉपरली। अब कैलकुलेशंस करते हैं। टी निकाल, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। भाई सिग्मा स्क्वायर दे रखा है इसने, वेरिएंस दे रखा है, देखो कितना तेज है, तो इसका अंडर रूट ले ले। सिग्मा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाएगा 0.08, ठीक है 0.08। तो एक्स बार की वैल्यू 1.85, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट मेरी इंटेंडेड क्वांटिटी 1.84 अपॉन 0.08 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ऑफ एन, देखो 16 है, 17 दिया होता तो n-1 वाला फॉर्मूला प्रीफर करता, मैंने डायरेक्ट रख दिया। इसको सॉल्व कर ले तो ये आया 0.01 अपॉन 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या आ गया ये बेटा, ये इससे हट गया, 4 2s are 8, टी की वैल्यू आ गई 0.5। तो मोड टी की वैल्यू आ गई 0.5 एंड टी क्रिटिकल क्या गिवन है आपका, टी क्रिटिकल गिवन है आपका 2.131। इसका मतलब जो मोड टी है वो मेरा लेस देन आ रहा है टी क्रिटिकल। इसका मतलब हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमारी नल हाइपोथेसिस, जो क्या कहती है, जो कहती है कि मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। इसका मतलब उसने कहा था टेस्ट करो अगर मशीन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो लास्ट लाइन आ जाएगी यस, जो मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट किया था उस पर मैंने टेस्टिंग करके चेक कर लिया और एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं नल हाइपोथेसिस, क्योंकि टी क्रिटिकल से छोटी आ रही है वैल्यू, ज्यादा या बराबर आती तो मैं कहता नहीं कर रही है, क्योंकि छोटी आ रही है 0.5 2.131 से, तो मैं कहूंगा एक्सेप्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट नहीं करूंगा और कहूंगा कि मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल 2025 के चेक कर ली। आई होप बेटा अब तुझे समझ में आया, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है, तेरे पेपर में भी आ सकता है और इस तरह के फॉर्मूला ही लगेगा, सिंपल सब देगा, नल और ऑल्टरनेट लिखना आना चाहिए, उसके बाद टेस्टिंग कर, टी क्रिटिकल से कंपेयर कर, छोटा है तो एक्सेप्ट कर ले नल हाइपोथेसिस वरना रिजेक्ट कर दे, एज सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेटा। आई होप तेरे को मेरी सारी बातें क्लियर हुई, कुछ चीजें मैंने रिपीट करी हैं ताकि तेरे दिमाग में सेट हो जाए। बहुत प्रयास करा है कि तुझे सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊं, तू बुक्स में देखेगा, इधर उधर देखेगा, बहुत कंटेंट है, इधर उधर की बातें, इंटरवल एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा रहे हैं, अपने सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है बेटा। पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, मैंने सिलेबस का जो आपका वो है पीडीएफ, उसमें मुझे लिखा दिखा नहीं कहीं पर, जितना वहाँ मुझे लिखा दिखा मैंने उतना तेरे को करा दिया। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे जो मैंने, उसमें पहले जब सिलेबस में होता था तब आया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में उस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में तेरे जिक्र थे वो सब मैंने करा दिए। उम्मीद करूंगा कि इन्हीं से मिलता जुलता तेरे पेपर में आ जाए, और जो मैंने लास्ट के 2 सवाल आए हैं उसमें से एक मेरे को लग रहा है तेरे पेपर में उसके जैसा तेरे को मिलने वाला है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगे जिसका आंसर आएगा। तो चल बेटा, इसी के साथ हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप तुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, और इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ, विच इज टाइम बेस्ड डेटा। चलो भाई, तब तक के लिए बाय रहेगा। आई नो आज वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट तेरे लिए मैंने आज कंप्लीट कर दी वीडियो, ताकि तू ये ना कहे कि सर वेयर इज द कंसिस्टेंसी। बेटा बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, चीज़ें कहीं ना कहीं उलझी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है कई बार प्लस माइनस, बट कोशिश यही रहती है जब भी आऊँ परफेक्शन के साथ आऊँ और अच्छा करा के जाऊँ। तो इसी के साथ हम लोग अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कॉमेंट में लिख दियो। चल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।